हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे आपका जो एपिसोड होगा। अब नए एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा आज नया ही कि भारत में ब्रिटिश जो शासन था उसका विस्तार कैसे हुआ। तो भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो उस तरीके से उस सारे ओवरव्यू को आप देखेंगे, उसकी सारी डिटेल समझेंगे और उसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ हम उसको बताएंगे। तो देखो, ये हुआ था कि जब भारत में ब्रिटिश कंपनी 1600 में आई थी तो वह पूरी तरीके से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में बन करके आई थी। लेकिन उसने क्या देखा, जब यहाँ पर भारत के अंदर प्रवेश किया था तो यहाँ पर आने के बाद उसको भारतीयों की कमजोरी का पता लगने लगा। यहाँ पर उसने देखा कि भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, अलग अलग राजा हैं, तो सभी में अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। तो सारे के सारे क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में अराजकता है। कोई भी किसी की बात को, यानी कि सभी मिलकर के नहीं रहना चाहते और सभी एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो इसी कारण से इसी का लाभ उठा करके अंग्रेजों ने भारत में अपने पूरे विस्तार को एक रास्ता दिखाया। तो यही कारण होता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार बढ़ता चला गया। केवल एक ही कमजोरी थी कि भारत में जितने भी राज्य थे सब में एक दूसरे के बीच में फूट डालने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया, क्योंकि उनको लगा कि अगर एक दूसरे के साथ यहाँ पर हम उनके बीच में फूट डालना शुरू कर देंगे तो वे आपस में लड़ने लगेंगे और वे लड़ेंगे और हम उन पर क्या करेंगे, राज करना शुरू कर देंगे। तो इसी आधार पर बस उन्होंने यही किया कि एक दूसरे के बीच में फूट डलवा दी और वहां पर अपना शासन करना शुरू कर दिया था। तो अंग्रेजों को केवल यही नीति उनको अच्छी लगी और इसी आधार पर उन्होंने भारत में अपने विस्तार को पूरा किया था। और इसमें से ही भारत में ब्रिटिश का विस्तार हुआ। तो इसके कुछ मुख्य कारण यानी क्या क्या बने कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के में कुछ निहित कारण थे। जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई तो उसके कुछ निहित कारण माने जाते हैं। जैसे पहला कारण आपसे पूछा जाए तो पहला कारण यह था कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई तो वह एक चरणबद्ध तरीके से हुई, एक चरणों के रूप में हुई। यानी कि पहला स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप हुआ, फिर तीसरा। तो इस तरीके से क्या है, स्टेप बाय स्टेप होती चली गई। पहले गवर्नर आया पहला, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा। इस तरीके से अलग अलग गवर्नर आए और अलग अलग गवर्नर आने के बाद उन्होंने अपनी अलग अलग नीति का प्रयोग किया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ था या स्थापना हुई थी साम्राज्य की, वो एक चरणबद्ध तरीके से मानी जाती है। तो यहाँ पर माना जाता है कि किस तरीके से, चरणबद्ध तरीके से। तो चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर ब्रिटिश शासन का साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये माना जाता है कि सबसे पहले आपका विस्तार जो हुआ वो कहां से हुआ था। तो इनमें कौन कौन उत्तरदायी रहे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने के लिए, कौन कौन से गवर्नर जनरल आए, कौन कौन से गवर्नर आए और उन्होंने यहाँ पर क्या क्या नीतियां अपनाई थी। तो यहाँ पर आपसे माना जाता है कि सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव आया था। तो सबसे पहले उसका उत्तरदायी किसके पास था, लॉर्ड क्लाइव के पास। तो यानी कि सबसे पहला माना जाता है लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव सबसे पहला व्यक्ति था, गवर्नर था, जो यहाँ पर एक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हो जाता है। क्योंकि प्लासी के युद्ध होते हैं, बक्सर का युद्ध होता है, तो उसी में क्या हो जाता है कि वहीं पर ही इनके द्वारा पूरी तरीके से अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए अपने साम्राज्य को भारत के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। बंगाल वाले क्षेत्र में पूरी तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। और इसके बाद आता है आपका वारेन हेस्टिंग। तो पहला तो लॉर्ड क्लाइव आया और दूसरा आता है वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग दूसरा गवर्नर आता है जो पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्थापित करने में उत्तरदायी होता है। और तीसरा आता है आपका कॉर्नवालिस। तीसरा आएगा कॉर्नवालिस। तो तीसरा आपसे पूछा जाए कौन सा गवर्नर था जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, कॉर्नवालिस की। और इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली आता है आपका चौथे नंबर पर। और इसके बाद एक और माना जाता है कि जिसकी प्रमुख भूमिका रहती है, मुख्य भूमिका रहती है भारत में सबने ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आता है। तो लॉर्ड डलहौजी ये भी बहुत अपनी भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये भी। तो ये माना जाता है कि ये 5 आपके गवर्नर आए थे जो भारत में पूरी तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं और इन्हीं के द्वारा पूरी तरीके से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया जाता है। तो ये 5 के 5 है, आपको ये क्रम याद रखना कि सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इन्होंने अपने अलग अलग तरीके अपनाए और इन्होंने
तत्कालीन जो भारतीय परिस्थितियां थी, तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाया, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर केंद्रीय सत्ता का अभाव था। पूरी तरीके से यहाँ केंद्रीय सत्ता का अभाव था और आपस में जहां यहाँ के जो व्यक्ति थे, जो राजा थे, उनके बीच में कोई भी एकता नहीं थी और यहाँ का जो प्रशासन था वो बहुत ही कमजोर हुआ करता था। तो इसी कारण से इसी का लाभ उठाकर इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का अंग्रेजी गवर्नर के द्वारा, अंग्रेजी जो गवर्नर थे उनके द्वारा यह भारतीय जो परिस्थितियां थी, भारतीय परिस्थितियों के बारे में ये कहा गया, ये बताया गया कुछ गवर्नरों के द्वारा कि जो आपके लॉर्ड गवर्नर हुआ करते थे, तो लॉर्ड गवर्नर के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी गई। तो इनके द्वारा तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी गई। तो नींव रखने वाले कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। अब इस नींव को मजबूती प्रदान करने वाले कौन थे? वारेन हेस्टिंग। तो इस नींव को जो मजबूती थी वो किसके द्वारा दी गई? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो इस नींव को मजबूती देने का काम वारेन हेस्टिंग ने किया और इस नींव पर जो आपके मकान या कोई भी इमारत बनाने का काम किया, इमारत बनाने का काम किसने किया? वो कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। और इस इमारत को पूरा करने का काम किसने किया? इस इमारत को पूरा करने का काम लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया और उसके बाद इसे अंतिम शक्ल देने का काम किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो अंतिम शक्ल देने का काम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। तो यानी कि कुछ अंग्रेज गवर्नर थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की यहाँ पर जो स्थिति बनी, परिस्थितियां बनी, उसको किस तरीके से व्यक्त किया, किस तरीके से बताया। तो उन्होंने ये बताया कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को लॉर्ड क्लाइव के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य की भारत में नींव रखी गई और उसके बाद आने वाले वारेन हेस्टिंग के द्वारा इस नींव को पूरी तरीके से मजबूत कर दिया गया। और उसके बाद कॉर्नवालिस आए, कॉर्नवालिस के द्वारा इसमें इमारत खड़ी कर दी गई, यानी कि इमारत को बनाने का प्रारंभ कर दिया गया। तो इमारत को बनानी प्रारंभ कर दी गई किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। अब इस इमारत को पूरी तरीके से जो पूरा किया जाएगा, भाई पूरी इमारत बनानी है भारतीय साम्राज्य की भारत में या ब्रिटिश साम्राज्य की जो भारत में, तो वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इस इमारत को पूरा कर दिया जाता है, अंतिम रूप से कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आते हैं। अब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य है इसे अंतिम रूप देने का काम किया जाता है। तो अंतिम रूप से जो ब्रिटिश साम्राज्य की शकल जो स्थापित करी जाती है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर दी जाती है। तो ये पांचों के पांचों सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर होते हैं जो भारत में पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित कर देते हैं। तो इन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। इतना अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राजाओं के साथ, यानी कि जो अंग्रेज थे उनके द्वारा भारतीय साम्राज्य यानी भारतीय राजाओं के साथ विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से और कुछ कूटनीति के उद्देश्य से छोटे छोटे या बड़े बड़े कुछ युद्ध किए गए थे। छोटे छोटे युद्ध किए गए, बड़े बड़े युद्ध किए गए और उसी के आधार पर उन्होंने कुछ षड्यंत्र रचे, कूटनीति का प्रयोग किया। कुछ इस तरह के षड्यंत्र के द्वारा ही इन्होंने यहाँ पर पूरे भारत में उन राजाओं को हरा करके पूरी तरीके से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर स्थापित, यानी अपना अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित कर दिया या पूरे भारत पर धीरे धीरे पूरा कब्जा करते चले गए थे। सामाजिक धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत अलग अलग जाति, धर्मों और वर्गों में बटा हुआ था। अलग अलग जाति, धर्मों और वर्गों में पूरी तरीके से बटा हुआ था, जिसके कारण वे केवल जो यहाँ के लोग थे वे केवल अपनी ही जाति के लोगों के प्रति वफादार हुआ करते थे। अपने भारत में जितने भी जाति थी अलग अलग, तो अलग अलग जाति के लोग केवल अपनी ही जाति के लोगों के साथ वफादारी करते थे, बाकी को अपना कुछ भी हो जाए उनके कोई भी सहयोग नहीं किया करते थे। तो इसी बात का क्या हुआ कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध सारे के सारी जातियां, सारे के सारे वर्ग, सारे के सारे संप्रदाय एक नहीं हो सके या एकजुट रह करके उनका सामना नहीं कर सके, क्योंकि सारे के सारे क्या करते थे? केवल अपना ही जो जाति है, अपना ही धर्म है, उसी को बचाने के चक्कर में रहते थे और अपने ही लोगों का केवल साथ दिया करते थे। दूसरे जो धर्म था, दूसरी जाति थी, वर्ग था, उनका कोई भी साथ नहीं दिया करता था। एक अकेले अकेले, कहने का मतलब कि अंग्रेजों के साथ सारे के सारे अकेले अकेले लड़ा करते थे। अगर आपका किसी एक जाति का एक समुदाय लड़ रहा है तो दूसरा केवल उसको मुंह को ताकता था, देखता था बस केवल कि हाँ लड़ रहा है, अंग्रेज लड़ रहे हैं, अंग्रेज उनको मार रहे हैं, ठीक है मार रहे हैं, बस इतनी बात हुआ करती थी। अगर सारे के सारे एक साथ होकर सारे वर्ग जितने भी भारत में रहने वाले एकजुट हो जाते तो क्या छोटे से जो अंग्रेज थे एक चुनक से,
तो उनको हरा नहीं सकते थे, तो यहाँ पर कर सकते थे। केवल यही एक सबसे बड़ी गलती रहती है भारतीयों की कि वो आपस में एक नहीं हो सके। इसी कारण से अंग्रेजों ने भारत में कब्जा किया था अपना। यही कारण माना जाता है पूरी तरीके से ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लगभग तीन नीतियां अपनाई गई थी। ये माना जाता है कि जैसे ही अंग्रेज यहाँ पर आए थे, अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो उसके लिए उन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई थी, कौन कौन सी ऐसी मुख्य नीतियां थी जिसके द्वारा वे भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो पाए। तो इसमें आपको एक नीति मानी जाती है, सबसे पहली नीति, जिसे कहा जाता है द्वैध शासन। यानी बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन की स्थापना की थी। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करी। तो एक तो नीति ये थी, और दूसरी नीति थी सहायक संधि की, सहायक संधि। तो ये सहायक संधि थी आपकी। और तीसरी थी आपकी व्यंपगत का सिद्धांत, व्यंपगत का सिद्धांत। तो व्यंपगत का सिद्धांत था बंगाल में द्वैध शासन। तो बंगाल में कॉर्नवालिस के द्वारा क्या, बंगाल में जो आपके लॉर्ड क्लाइव थे, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा तो बंगाल में द्वैध शासन की नीति अपनाई गई थी। और सहायक संधि किसके द्वारा अपनाई गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग किया। और व्यंपगत का सिद्धांत किसने किया था, डलहौजी के द्वारा। तो डलहौजी ने व्यंपगत का सिद्धांत अपनाया था। इन सभी को आपको डिटेल में समझना है कि बंगाल का द्वैध शासन क्या था, सहायक संधि क्या थी, और व्यंपगत का सिद्धांत क्या था, कि बंगाल का द्वैध शासन किस प्रकार से, इसके क्या क्या कारण बने, क्यों बना, होता क्या है ये, किस किस तरीके से इसकी स्थापना हुई। तो और सहायक संधि कैसे हुई, किसके द्वारा की गई, क्यों की गई, और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। ऐसी व्यंपगत का सिद्धांत था, इसके प्रभाव क्या हुए, किस प्रकार से इसको लागू किया गया, क्यों लागू किया गया, और किसने इसको लागू किया। तो इस तरह की आपको ये सबसे बड़ी नीतियां होती है। आपके जितने भी मेंस एग्जाम होते हैं, तो मेंस एग्जाम में आपको पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, तो उसमें इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछने को आता है। हर बार इनके बारे में आपको पूछने को आता है, और इनको आपको पूरी तरीके से एक कॉन्सेप्ट बना करके समझना है पूरे को। इनमें से कुछ भी लिखना पड़ सकता है, आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको बना करके दे सकते हैं वो। तो बस आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना है पूरी तरीके। और लॉर्ड क्लाइव का जो द्वैध शासन था, अब सबसे पहले आप समझेंगे कि लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन, तो इसमें ये शुरुआत कैसे होती है। तो ये जो सामने आता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो बंगाल में अंग्रेजों की विजय हो जाती है उसमें। और जो विजय हो जाती है, तो वहां पर बंगाल पर मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया जाता है। तो बंगाल पर मीर जाफर की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसी का लाभ उठा करके यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा पूरे बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया जाता है, अपने साम्राज्य का विस्तार बंगाल पर कर दिया जाता है। ये वाला जो क्षेत्र था आपका पूरी तरीके से ये बंगाल वाला क्षेत्र था। ये बंगाल वाले जो क्षेत्र है, तो इस बंगाल वाले क्षेत्र पर पूरी तरीके से इनका कब्जा हो जाता है। केवल किस कारण, कि यहाँ पर मीर जाफर की कुछ अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी। और वहां पर महत्वाकांक्षा का मतलब वो नवाब बनना चाहता था, और उसी के लालच में उसने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बुरी तरीके से हरा दिया गया था। तो द्वैध शासन की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। तो इसके बाद जैसे ही आपका यहाँ प्लासी का युद्ध हुआ, अब इसी के बाद तुरंत लगभग 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। और उस बक्सर के युद्ध में इनको क्या कर दिया जाता है, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, यानी बंगाल के जो नवाब थे आपके यहाँ पर, अब उनको पूरी तरीके से यहाँ पर हरा दिया जाता है। का जो युद्ध होता है, इसके बाद जो है बक्सर का युद्ध होगा। और बक्सर के युद्ध में लगभग 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के बाद, जब बक्सर के युद्ध में यहाँ के बंगाल को पूरी तरीके से हरा दिया जाएगा, पूरी तरीके से आपका अवध के नवाब थे उनको भी सबको हरा दिया जाता है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, उनको भी पूरी तरीके से हरा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। जब इनको पूरी तरीके से अंग्रेज हरा देंगे, तो उसके बाद क्या बचेगा, तो यहाँ पर इसके बाद होती है 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होगी। लगभग 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि के बाद ही यहाँ पर पूरी तरीके से बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी जाती है। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी पूरी तरह से अंग्रेजों को सौंप दी जाएगी। और इसी के साथ जो आपका होता है यहाँ की, इनको दीवानी का अधिकार भी दे दिया जाता है, और निजामत का अधिकार यानी सूबेदारी का
दीवानी का मतलब होता है कि यहाँ पर दीवानी जो कर से संबंधित भूमि कर है उसको केवल अंग्रेजों के द्वारा ही इकट्ठा किया जाता है, तो वो था आपका दीवानी। तो दीवानी का अधिकार भी अंग्रेजों को दे दिया गया था और जितने भी भूमि कर से संबंधित कानून थे या मुकदमे थे उनका निर्णय भी अंग्रेज ही किया करते थे। यानी कि आपको दीवानी का मतलब ये हुआ कि दीवानी जो भूमि कर हुआ करता था उसको इकट्ठा करने का काम भी अंग्रेज अधिकारियों का हुआ करता था, वो अधिकार उनके पास था। और जितने भी भूमि कर से संबंधित कानून या आपके मुकदमे हुआ करते थे उन सब का निर्णय भी अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता था। तो दीवानी भी पूरी तरीके से अंग्रेजों के पास थे। और सूबेदारी या निजामत, तो निजामत का अधिकार भी दे दिया गया। निजामत का अधिकार ये होता है, यह सूबेदारी का अधिकार तो ये होता है कि जो यहाँ पर जितने भी शांति व्यवस्था का काम था, न्याय व्यवस्था का काम था, फौजदारी मामले थे, सारे मुकदमे थे, उनका जो अंतिम निर्णय किया करते थे वो भी अंग्रेजों अधिकारियों के द्वारा किया जाता था, अंग्रेज किया करते थे। तो इसी प्रकार से दीवानी का अधिकार भी और निजामत का अधिकार भी पूरी तरीके से अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। कंपनी के द्वारा जो भी दीवानी कार्य और निजामत के कार्य किए जाते थे वो किसके द्वारा कराए जाते थे? वो डायरेक्ट नहीं करते थे, वो कराए जाते थे जो भारतीय अधिकारी हुआ करते थे उन्हीं के द्वारा कराए जाते थे। उन्हीं को ही सौंप दिया करते थे, उनको नौकरी पे रखा करते थे और उन्हीं को ही कहते थे कि भाई तुम ये करोगे और हमें दोगे करके। तो यानी कि जो दीवानी के और निजामत के कार्य किया करते थे वो भारतीय अधिकारियों के द्वारा ही कराया करते थे। जैसे आपका बंगाल का जो सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो बंगाल का जो दीवान या सूबेदार था वो रजा खान को नियुक्त किया गया था, भारतीय अधिकारी था। और इसके बाद जो आपका बिहार या उड़ीसा, बिहार का पूछे थे कि बिहार का जो सूबेदार था वो किसे नियुक्त किया गया? वो सिताब राय को नियुक्त किया गया था। और इसके बाद आपका एक उड़ीसा क्षेत्र था, उड़ीसा वाले क्षेत्र का जो सूबेदार नियुक्त किया गया था वो राय दुर्लभ को किया गया था। तो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया गया दीवानी कार्य और सूबेदारी के कार्य को पूरा करने के लिए। तो ये अधिकारी भारतीय ही हुआ करते थे, जिससे सबको लगे कि हाँ ये भारतीय ही है और काम कर रहे हैं भारतीय ही। तो यानी कि अंग्रेजों को अलग रखा जाता था। तो इस प्रकार से वो अपने काम भारतीयों से ही कराया करते थे, जिससे भारतीयों में आक्रोश पैदा ना हो, उनको लगे कि हाँ ये तो भारतीय ही है और यही भारतीय कर रहा है, तो भारतीयों को देने में उनको कोई तकलीफ ज्यादा ना हो। और इसमें ऐसा होने लगा कि जो ये किया करते थे कि जो भी सारे के सारे काम हुआ करते थे, यानी कि आपके दीवानी कार्य को छोड़ करके, हमने सीधी सी बात कि जो दीवानी कार्य थे वो किसको दे दिए गए थे? वो सारे के सारे अधिकार जो थे वो अंग्रेजों के पास थे। लेकिन बाकी जो बचे शेष अधिकार थे वो सारे के सारे बचे अधिकार जो नवाब थे उनके ही हाथ में छोड़ रखे थे। इतने बड़े तो है नहीं थे, लेकिन आपके जो सारे के सारे जो उत्तरदायित्व थे वो नवाब के पास थे। तो ये कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो सारे के सारे दीवानी और सूबेदारी के जो अधिकार हुआ करते थे वो सारे के सारे अधिकार तो अंग्रेजों के पास रखे गए, लेकिन जो उत्तरदायित्व थे, उत्तरदायित्व पूरी तरीके से किसको सौंप दिए गए थे? उत्तरदायित्व पूरी तरीके से वो नवाब को सौंप दिए गए। यानी कि जो भी मामले देखे जाएंगे, जो भी व्यवस्था करी जाएगी वो नवाब करेगा, और जो अधिकार होंगे, निर्णय लेने का अधिकार होगा, वो सारा का सारा अधिकार अंग्रेजों के पास होगा। इसी प्रकार जो भारत है, बंगाल था, उसकी जो ब्रिटिश जो वास्तविक शासक रही, वास्तविक शासक के रूप में ब्रिटिश कंपनी बन गई थी। तो ब्रिटिश कंपनी ही जो भारत में, बंगाल में जो वास्तविक शासक के रूप में काम कर रही थी। और जो वहां का नवाब था वो प्रशासन का उत्तरदायित्व रखता था, वहां पर प्रशासन का सारा उत्तरदायित्व उसके पास था, लेकिन नवाब पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था। अब सारे के सारे जो अधिकार थे वो अंग्रेजों के पास थे और केवल नवाब जो है वहां का उत्तरदायित्व संभाला करता था। और इसी प्रकार से उत्तरदायित्व और अधिकार अलग अलग हो गए। अधिकार किसके पास? अंग्रेजों के पास। उत्तरदायित्व किसके पास? नवाब के पास। तो इसी प्रकार से इसे कहते हैं कि एक से द्वैध शासन की संज्ञा दी गई थी। तो द्वैध शासन इस प्रकार से स्थापित हुआ गया था और इसे ही द्वैध शासन कहा गया था। और बंगाल में यानी कि द्वैध शासन को स्थापित करने का मुख्य कारण इनका क्या था? बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने का मुख्य कारण ये था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उसकी विजय के बाद अब अंग्रेजों को लगा कि यार कभी ये सारे के सारे जो भारतीय हैं वो एकजुट ना हो जाएं, तो ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जिससे कि यहाँ पर जो आक्रोश है वो बढ़ जाए, विद्रोह बढ़ने लगे, वो जो है यहाँ पर अपनी आतंकी यानी कि जितने भी जो गतिविधियां हैं वो ना करने लगे। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो है सारे द्वैध शासन चलाया कि जो भारतीयों के द्वारा ही वहां पर सारे काम करवाने लगे थे, जिससे कि जब भारतीय ही उस काम को करेंगे तो वहां पर किसी प्रकार का आपस में कोई भेदभाव ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो वहां पर इस बात का उनको अंदेशा लगा
कि अगर हमने सीधे तौर पर अंग्रेजी शासन को ही दिखाना शुरू कर दिया या पूरी की पूरी भूमिका अंग्रेजी निभाने लगे और जब जनता को यहाँ पे दिखाई देगा कि अब सारे के सारे काम अंग्रेज कर रहे हैं, तो इससे उनको क्या होगा, एक अंदर से उनके अंदर आक्रोश पैदा हो जाएगा, क्रोध पैदा हो जाएगा, तो विद्रोह करने की आशंका भी पैदा हो जाएगी। तो विद्रोह करने का अंदेशा उनको हो गया था। तो इसी वजह से वे चाहते थे कि ये सीधे का सीधा जो पूरा का पूरा काम है वो अंग्रेजों के हाथ में ना रहे और किन के द्वारा कराया जाए, वो भारतीयों के द्वारा ही कराया जाए। तो कुछ अधिकार अपने पास रख लिए गए और कुछ उत्तरदायित्व थे वो नवाब के पास दे दिए गए, जिससे अब नवाब अपने आप उनको जनता को संभाल लेगा। तो इस तरह की व्यवस्था इनके द्वारा। और कंपनी को मुगल बादशाहों के द्वारा दीवानी अधिकार तो मिल गए, कंपनी को मुगल बादशाहों के द्वारा दीवानी अधिकार तो मिल गए, लेकिन अब कुछ विदेशी जो कंपनियां थी वे इनको जो है कंपनी को दीवानी के रूप में जो टैक्स दिया जाता है वो टैक्स देने से मना करने लगी थी। कुछ कंपनियां अब इन्हें टैक्स देने से मना करने लगी थी। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होने लगी। और जब ये पूरी तरीके से अब इनको क्या करने लगे, जब ये मना करने लगी तो यहाँ पर कंपनी के पास पूरी तरीके से इतना संख्या जो सेना थी या सेना का संख्या बल था, कर्मचारियों का संख्या बल था, वो इतना नहीं था कि वह कंपनी के कार्य करने के साथ साथ यहाँ पर प्रशासन, बंगाल में प्रशासन की व्यवस्था को नियंत्रित कर सके। इतना संख्या बल उनके पास अभी पर्याप्त नहीं था। तो अब ये क्या करेंगे, इसी वजह से अब ये पूरी तरीके से अपना यहाँ पर जो कब्जा है वो अभी तक नहीं कर पाए थे। द्वैत शासन में ब्रिटिश कंपनी को, द्वैत शासन में ब्रिटिश कंपनी को कुछ लाभ भी मिले थे। जैसे अब द्वैत शासन इन्होंने लागू किया तो द्वैत शासन के साथ साथ ब्रिटिश कंपनी को कुछ लाभ मिले। वो क्या क्या लाभ है तो आपको उसके बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि एक लाभ ये माना जाता है कि ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसमें भी लाभ मिला था। प्रशासन की जो प्रशासक है, प्रशासन का चलाना है तो प्रशासन चलाने के लिए भी उनको लाभ मिला। अब ये हुआ कि प्रशासन अगर पूरी तरीके से सारा का सारा जो प्रशासन है अंग्रेजों के हाथ में होता तो उनके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी, इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वो पूरे तरीके से पूरे बंगाल पर अपना शासन चला सके अपनी सेना के द्वारा। तो इसलिए और ये भी था कि दूसरों के द्वारा जितने भी यूरोपीय शक्ति है, भारतीय शासक है, तो वे क्या कर सके, वे आपस में इकट्ठे होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध ना चले जाए। तो इसीलिए उन्होंने भारतीयों को अपने साथ रखा और भारतीयों को अपने साथ रख करके काम कराना शुरू किया, जिससे कोई भी दूसरी व्यापारी शक्ति यहाँ पर इनका विरोध ना कर सके। जो भारी संघर्ष है उनसे भी लाभ मिला, तो भारी संघर्ष से बचाव मिला। वो यही कारण बना कि बाहरी संघर्ष से उनको जो बचाव हुआ वो किस तरीके से हुआ। अब ये था कि अगर पूरी तरीके से अंग्रेज जो थे वो पूरी तरीके से प्रशासन या जो भी शासन व्यवस्था है वो अपने हाथ में ले लेते, भारतीयों को अलग कर देते। तो भारतीयों को जब अलग कर देते तो भारतीयों को इस बात का बुरा लगता। अब भारतीय और जो दूसरी कंपनियां थी यूरोप की, वे अंग्रेजों से क्या करती थी भाई, वे भी खिलाफ थी अंग्रेजों के। तो वे कंपनियां भारतीय शासक आपस में मिल जाते हैं। जब वे आपस में मिल जाते हैं तो अंग्रेजी कंपनी और अन्य यूरोपीय कंपनी और भारतीय शासक आपस में मिलकर के जो कंपनी अंग्रेज को पूरी तरीके से हरा सकते थे। तो इस बात का डर भी अंग्रेजों को था, इसीलिए द्वैत शासन से इनको इसमें भी बाहरी संघर्ष से बचाव में लाभ मिलता है। और आर्थिक लाभ इनको किस प्रकार से मिला, एक लाभ बताया जाता है कि आर्थिक लाभ भी द्वैत शासन से अंग्रेजों को मिला। वो ये मिला कि अगर अंग्रेज जो पूरे व्यापारिक जितने भी प्रशासन है पूरी तरीके का अलग अलग प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको अगर लागू करते हैं तो इनको अपने नए नए कर्मचारी भी नियुक्त करने पड़ते, उनको अलग अलग वेतन देना पड़ता। अब ये होने लगा कि जो कर्मचारी थे वो पहले से ही नवाब के द्वारा चलाए जा रहे थे, नवाब के व्यक्ति थे, नवाब के लोग थे, वही काम किया करते थे। तो इसी वजह से उनको अंग्रेजों को अलग से कोई वेतन नहीं देना पड़ा। जो वेतन देगा वो नवाब देगा, क्योंकि उत्तरदायित्व तो उसके पास सौंप दिए थे, तो तेरा काम है तो देख अपने आप। तो अब उनको अलग से कोई वेतन नहीं देना पड़ा, ना ही नए कर्मचारी नियुक्त करने पड़े। अब अगर उनको नए कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते, वेतन देना पड़ता, तो कंपनी पर आर्थिक भार बढ़ जाता। तो इस वजह से आर्थिक भी उनको लाभ मिला, आर्थिक रूप से लाभ मिल जाता है अंग्रेजों को। तो यही माना जाता है कि इस तरीके से द्वैत शासन से अंग्रेजों को पूरी तरीके से लाभ मिला।